इसमें जनरल बिकॉज देन वो स्टेटमेंट्स। रिफ्रैक्शन आपने तो सिर्फ ऐसा नहीं है जनरल स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ बोला तो सिर्फ जनरल स्टेटमेंट ही रहेगा, इससे बहुत सारी चीज़ें रिलेवेंट हैं जो यहाँ पे आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, वो सारा कंफ्यूजन यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एक मीडियम हमने लिया है 1, यस सर। दूसरा मीडियम हमने लिया है 2। पहले मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो v1 ले ली गई है, तो यहाँ पे एरो मार्क से मैं दिखा सकता हूँ कि ये लाइट की स्पीड v1 दी हुई। और दूसरे मीडियम में, अगर दूसरा मीडियम आपका जैसा कि टेंसर मीडियम हम लोग लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, तो ये नॉर्मल हो गया। और दूसरे मीडियम जैसे नॉर्मल, तो ये दूसरे मीडियम में इसकी स्पीड मैं दिखा रहा हूँ, ये इसकी स्पीड v2 है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो ये बन जाता है। तो मान लिया कि पहले वाले मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम 1 में v1 है ना, तो v1 है, और मीडियम 2 में इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2 है। तो इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होगी वो इसके लिए, पहले वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और दूसरे वाले के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वो μ2 होगी, है ना। तो μ1 के लिए जो फॉर्मूला आता है, तो μ1 इक्वल टू होता है c/v1। c स्पीड ऑफ लाइट होती है और v1 मीडियम में, पहले मीडियम में जो स्पीड लाइट की स्पीड है वो है। दूसरा होता है μ2 इक्वल टू c/v2, है ना, ये होता है। और इसी को अगर आप प्रोडक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, μ1 v1 इक्वल टू μ2 v2, ये हो जाता है। सर यहाँ पे c स्पीड ऑफ लाइट हो गई और v1 v2 सर क्या है? v1 स्पीड पहले मीडियम में लाइट की स्पीड, चाहे जो भी मीडियम रहा हो, मुझे नहीं पता अभी Yes, उस sir. मीडियम को हमने नहीं बताया। दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट कोई भी मीडियम रही होगी उसके लिए है। तो और c सर जो हो गया वो कांस्टेंट स्पीड हो गया ना लाइट का। हाँ, इसमें अगर μ1 बाय μ2 करते हो तो μ2 बाय μ1 सर c वही हुआ ना सर, कांस्टेंट स्पीड। हाँ, कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए यूज करते हैं। यस सर। तो μ2 बाय μ1 जो हो जाता है आपका, वो होता है आपका क्या, v1 बाय v2। एक्चुअल में इसी μ2 बाय μ1 को ही आप लिखते हो, रिप्रेजेंटेशन होती है इसकी 1 μ2 से रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और इसको लिखते हैं हम लोग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट में मैं RI से लिख रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1। इसको ये बोला जाता है, मतलब ये जो टर्म्स है इसको यही बोला जाता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मतलब अगर हमने लिया तो पहले 2 को बोलेंगे, उसके बाद विथ किसके रिस्पेक्ट में, तो 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू, इसको जो आप बोलते हो दिस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है ये, इसको आप लिखते हो μ2 बाय μ1 के, जैसा मैंने यहाँ पे इसमें देखा ही, ये किसके इक्वल है, ये μ2 बाय μ1 के इक्वल है। तो ये फॉर्मूला भी हो गया एक कि भाई ये μ2 बाय μ1 के इक्वल भी हो गया। और इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, दो अलग अलग मीडियम के लिए। क्योंकि जब आप स्नेल्स लॉ की बात करते हो तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, स्नेल्स लॉ में भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे भी हम लोग लिखते हैं ऐसे ही, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1। और जैसा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे I और यहाँ पे R है और μ2 बाय μ1, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दैट मीन्स ये μ2 बाय μ1 किसके इक्वल है,
ये सेम जो स्नेल्स लॉ मैंने लिया था जिसके लिए साइन आई बाय साइन आर लिख रहा हूँ, तो उसके इक्वल ये बतलाता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हो गया। इसको अगर Yes, sir. आप ऐसे लिखोगे तो देखो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे। μ1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इससे, μ1 को साइन आई से और μ2 को साइन आर से, तो μ1 साइन आई इक्वल टू हो जाता है μ2 साइन आर। Sign up. Yes, sir. ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना एंड द साइन, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ द एंगल मेड बाय द रे विद द नॉर्मल, Incident के ray. साथ जो बन Yes, रहा sir. है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, है ना। ये इज कांस्टेंट फॉर द गिवन रे इन बोथ मीडिया, दोनों ही मीडिया के लिए जो रे होगा उसके लिए दोनों के लिए सेम होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल स्टेटमेंट ऑफ स्नेल्स लॉ। अगर पहले वाले को आप रेयर मान रहे हो तो ठीक है, पहला मीडियम 1 वाला मीडियम जिसको आपने माना है, नॉर्मली सब उसको पहला वाला रेयर मानते हैं, और μ2 वाले को हम लोग नॉर्मली डेंसर ही मानते हैं, है ना। सर इसमें ये भी होता है ना, डेविएट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा कुछ होता है ना। वो वही बात हो गई कि अगर रे जो है, मान लो पहला वाला क्या होता है, पहला वाला रेयर मीडियम, जैसे मैंने बोला कि रेयर लेते हैं, दूसरा डेंसर ले लेते यस हैं, सर। दूसरा हमने डेंसर यस सर। तो अगर रेयर से डेंसर में जाएगी रे, इस तरह से जा रही है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे और रेयर से डेंसर में जाएगी रे, तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होती है ना। यहाँ पे यस क्या सर, होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, दिस वन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड होती हुई दिखेगी इस तरह से। ये अब ये जैसे आप ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरफ ऐसे। और अगर यही सेम Yes, चीज sir. अगर हम दूसरे के लिए करें कि भाई डेंसर से रेयर में अगर रे जाती है, मान लो मैं इधर से दिखा रहा हूँ कि ये डेंसर से रेयर में जा रही है, तो दिस वन अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये Yes, sir. नॉर्मल से दूर चली जाएगी। डिपेंड करता है कि मीडियम जिस तरह का आप लोगे उसी तरह की बात यहाँ पे आएगी। तो मान लिया कि यस, और सर अगर मीडियम 1 हमारा सर जो μ1 है, सॉरी सर μ1 नहीं, जो मीडियम 1 है हमारा, अगर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, मीडियम 1 क्या होगा? सर मीडियम 1 अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम में तो वही बात हो गई ना, मीडियम 1 अगर हमारा वैक्यूम है तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पे ज्यादा होगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला जाएगा। नहीं सर, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना, जब उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। यस सर। मतलब उसको हम लोग लिखते भी हैं कुछ इस तरह से, अगर इनफैक्ट म्यू सिर्फ लिखा जाए तो म्यू का मतलब, समझने का मतलब ये है कि म्यू के लिए एक वाला जो पहला वाला होगा मीडियम, वो वैक्यूम कंसीडर किया जाता है, और दूसरा वाला जो भी मीडियम हो उसको हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो इस पहला वाला अगर वैक्यूम है और दूसरा वाला जो भी मीडियम है, ऐसे केस में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर करते हो तो दिस वन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट या स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट या स्टैंडर्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें मतलब इसका फार्मूला भी होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, हाँ, इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। C अपॉन V यही होता है सर, बिल्कुल इक्वल्स टू। यही आपका C अपॉन V हो जाता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, दूसरा वाला जो मीडियम हम लेते हैं वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कंसीडर करते हैं। यस सर। ठीक है, पहला वाला तो वैक्यूम लेते ही हैं, दूसरा वाला हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को कंसीडर करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे
एक ऐसा कंडीशन हम लोग ले रहे हैं। बस सर एक चीज और पूछना, ऑप्टिकली डेंसर कहने का मतलब? ऑप्टिकली डेंसर कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब पहले के रिस्पेक्ट में डेंसर हो गया। ऑप्टिकली मतलब इसलिए ऑप्टिकली बोला जाता है क्योंकि दोनों ही से रे पास हो रही है, किसी से ऐसा तो नहीं कि रिफ्लेक्ट हो रही है, पास हो रही है रे, मतलब वो रे जो है यस सर, हाँ। ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको मिल रहा है रे को आगे जाने के लिए। यस सर। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे Yes, sir. कि स्पीड ऑफ लाइट वेव्स में बी डिफरेंट, मतलब लाइट की स्पीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं, NU, न्यू, और ये जो है फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी इसकी चेंज नहीं होती। तो कहने का मतलब ये हो गया, तो लाइट की फ्रीक्वेंसी ना, हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो कि मैंने दिखा कि अभी हमने क्या देखा कि मान लो कि पहला मीडियम यहाँ पे हमारे पास V1 था, दूसरा मीडियम, पहले मीडियम में स्पीड लाइट की V1 थी, दूसरे मीडियम में स्पीड की लाइट V2 है। ठीक है, तो V1 इक्वल टू अगर आपको लिखना पड़े, है ना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, मान लो कि पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आप दिखा रहे हो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप मान लो μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। दो अलग अलग मीडियम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसमें स्पीड V1 है, पहले मीडियम में स्पीड V1 है, दूसरे मीडियम में स्पीड V2 है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, तो आप यहाँ पे अगर V1 के लिए फार्मूला लिखना हो आपको, V1 इक्वल टू क्या लिखोगे, V1 इक्वल टू न्यू इंटू λ1। लैम्डा क्या होता है, ये वेवलेंथ होती है। ठीक है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, और वेवलेंथ जरूर चेंज होगी। हाँ, वेवलेंथ, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो जरूर चेंज होगी। कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो न्यू1 लिखा है मैंने, तो अगर पहले वाले यहाँ पे स्पीड जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसका वेवलेंथ जो है, इसमें पहले वाले में λ1 हो, दूसरे का वेवलेंथ हमारा λ2 हो, सब अलग अलग चीज होगी। तो इस सब के साथ रिलेशन को देखना है हमारे लिए यहाँ पे जरूरी हो जाएगा। तो उस रिलेशन को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग मीडियम दी हुई है, सब में ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास, वेवलेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और स्पीड ऑफ लाइट है। इस तीनों को यहाँ पे हम देख के काम कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज को आपने V1 जैसे निकाला, V1 इक्वल टू क्या हो गया, न्यू इंटू λ1, और उसी तरह से V2 अगर आप लोगे तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, न्यू इंटू λ2, ये आ गया। तो आप देखो दोनों वेवलेंथ का रेशियो करके अगर आप देखते हो, मतलब मैं कहता हूँ कि आप λ2 बाय λ1 करके देखो, तो λ2 अपॉन λ1 इक्वल टू कितना आएगा, V2 बाय V1, और V2 बाय V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V2 का आपने कितना लिखा है, देखो ये C अपॉन μ2 होगा। अगर म्यू के टर्म में देखें तो C अपॉन μ2 अपॉन में C अपॉन μ1। कहने का मतलब ये कि ये हो जाएगा, इसको आप लिखोगे μ1 बाय μ2। ये सब ऐसा रिलेशन है जिसका न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इसका मतलब एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है म्यू और लैम्डा के बीच, μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। ठीक है, ये सिर्फ इस लास्ट, स्टार्टिंग और लास्ट रिलेशन से, ये पहला और ये लास्ट, इससे हम लोग रिलेशन देख पा रहे हैं। इससे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिलेशन हमारे पास आ रहा है। तो ये तो रिलेशन हो गया। अगर मान लो मीडियम, तो ये जो V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू C अपॉन μ2 और अपॉन C अपॉन V1 कैसा है? तो इसको तो अभी हमने देखा था ना, अगर हमने देखा था कि पहले मीडियम में यहाँ पे अगर μ1 निकाला आपने तो μ1 इक्वल टू कितना आया था, देखो μ1 इक्वल टू कितना आया था, C अपॉन V। यस सर, अच्छा उस फॉर्मूले से आया, यस सर, ठीक है ना, आ जाएगा। यस सर, तो ये रिलेशन आ गया। लेकिन अगर पहला मीडियम हमारा वैक्यूम है, अगर पहला मीडियम हमारा वैक्यूम है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि पहला मीडियम वैक्यूम है, तो कहोगे कि जी μ1 को आप, ये जो μ1 है इसकी वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है,
और लेमडा वन जो है, लेमडा वन म्यू वन को 1 ले लोगे और लेमडा वन इक्वल टू कितना लोगे वो भी देखो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू वन की वैल्यू आपने कितनी ले ली 1, और लेमडा वन वैक्यूम के लिए लेमडा नॉट लिखते हैं हम लोग। तो अगर यहाँ पे यह फार्मूला हमारे पास दिख रहा है तो म्यू वन को 1 ले लिया और लेमडा वन को लेमडा नॉट ले लिया, तो आपके पास कितना रह रहा है म्यू टू इंटू लेमडा टू। तो यहाँ से म्यू टू के लिए एक रिलेशन आ जाता है अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं तो ये होता है लेमडा नॉट बाय लेमडा टू। ठीक है, तो अगर इसी को आप जनरल में भी लिख सकते हो, मतलब जनरल कहने का मतलब क्या, देखो जनरल मतलब लेमडा, अगर किसी लेमडा टू जैसे दूसरे मीडियम के लिए हम लोग लिखते हैं, लेकिन अगर किसी नॉर्मल जनरल टर्म में लिखना हो तो एयर के लिए तो हमें पता है कि आप लेमडा नॉट लिख रहे हो, तो दूसरे मीडियम के लिए आप सिंपली लेमडा भी लिख सकते हो, और ऐसा लिखा हुआ बहुत जगह पे आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, और सबके लिए एक चीज और बता दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अलग अलग चीजों के लिए, जैसे ग्लास, वाटर, डायमंड सबके लिए अलग अलग होती है। हाँ, फिक्स्ड वैल्यू होता है। गिलास फॉर सर रेड, ये जो वायलेट, इस सब के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। नॉर्मली हम लोग देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बोला जाए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास में एक कुछ कॉमन सी चीज़ है जहाँ पे कि बहुत सारा सिमिलरिटी भी मिलता है। गिलास फॉर रेड, ग्रीन, वायलेट, ये सब के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है ना, जैसे कि नॉर्मली गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, लेकिन रेड का होता है 1.51। अब ये याद रह जाएगा। ग्रीन की बात कर लें तो ये होता है 1.52, और वायलेट की बात कर लें तो ये होता है 1.5, और प्लेन गिलास की बात कर सर ये ग्लास में उसके कलर के लिए है ना सर? हाँ, कि अगर ग्लास का रेड कलर है तो ये हो जाएगा, ग्रीन है तो ये, वायलेट है तो ये, ग्लास का ही मतलब। बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बताया कि जैसे नॉर्मली होता है कि बात करें कि आप क्वेश्चन में होता है न्यूमेरिकल्स, जब भी पलट के देखोगे कि गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है ना, वो हमेशा 1.5 लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा, या फिर इसी की जगह पे 3/2 मिल जाएगा आपको, देखा हुआ। और इसी को अगर रेसिप्रोकल कर देते हो, मतलब गिलास से एयर के लिए अगर ले लेते हो, तो ये आपको मिल जाएगा कितना 2/3, जो कि लेस देन 1 होता है ना। ये लेस देन 1 है, और ये क्या है, दिस वन इज ग्रेटर देन 1। मतलब देखो इससे साफ पता लग रहा है कि ये कहाँ से कहाँ, एयर से गिलास में जा रहा है। एयर से गिलास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है। ये भी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट में बिल्कुल सिंपली पूछ लेता है कभी कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और ये अगर ऐसा हो गया कि भाई गिलास से एयर में जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ पे हो रही है, लेस देन 1 हो रही है। ये चीजें भी यस सर। तो 1 म्यू 2 अगर आप लिखना चाहते हो तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। अगर मुझे लगता है कि ये फॉर्मूला ये इस तरह का कैसा लिखा जाएगा, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखना हो तो इसको आप म्यू 2 बाय म्यू 1 लिख सकते हो, और अगर इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में लिखनी हो तो v1 बाय v2 लिख सकते हो, और अगर इसको वेवलेंथ के टर्म में लिखनी हो तो λ1 बाय λ2 लिख सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करते हैं। अब बात रह गई, ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो कॉमन फॉर्मूला है। सर एक मिनट जरा ऊपर स्लाइड करते सर, एक मिनट, एक चीज पूछना। हाँ, उसमें से पहले मैंने जैसे मान लो कि 1 म्यू 2 लिखा मैंने, तो 1 म्यू 2 इक्वल टू क्या देखा आपने, म्यू 2 बाय म्यू 1 था, तो ठीक है म्यू 2 बाय म्यू 1 लिख दिया मैंने। उसी तरह से अगर उसके अलावे भी और मीडियम, दूसरा मीडियम और तीसरा मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाए तो इसको इसी तरह से लिखेंगे, जैसे इसमें 2 वाले को पहले लिखा, 1 वाले को बाद में। उसी तरह से इसमें क्या लिखना है, इसमें 3 वाले को पहले लिखो और 2 वाले को बाद में लिखो। फिर अगर इसको 3 और 1 में, मतलब इस तरह से देखो, अगर आपने लिखना है कि भाई 3 म्यू 1, तो 3 म्यू 1 मतलब कहने का मतलब म्यू 1 बाय म्यू 3, ऐसा। अब
थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ हम ले रहे हैं। मान लो पहला मीडियम मान लो मेरा एयर ही रहा हो, ठीक है। दूसरा मीडियम जो है, यस सर। दूसरा मीडियम मेरा मान लो गिलास रह गया, ठीक है। और या दूसरा मीडियम वाटर रख लो, चलो वाटर रख लेते हैं। और तीसरा मीडियम हम लोग गिलास रख लेते हैं। और फिर हमने पहला मीडियम जो है एयर ले लिया। इस तरह से समझेंगे, पहला मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम वाटर हो गया, तीसरा मीडियम हमारा गिलास हो गया, और फिर से हमारा जो है पहला मीडियम में आ गया, मतलब एयर में आ गया। तो पहले से दूसरे मीडियम में जाने के लिए आप क्या लिखोगे, μ2/μ1। फिर दूसरे से तीसरे में जाने के लिए μ3/μ2। तीसरे से पहले में आने के लिए तो तीसरा ये है, तीसरे से फिर से पहले में आ रहे हो तो μ1/μ3। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। अब इस सब को अगर आप इस तरह से लिखोगे, देखो कैसे लिखोगे, ये जो है ना, यस सर। 1μ2 इनटू इसका मल्टीप्लाई करो 2μ3 इनटू 3μ1। अब इस सब के, अब इस वाले पोर्शन का सबका ये वाला पोर्शन, राइट साइड वाला पोर्शन ले लो। तो राइट साइड वाला पोर्शन कहने का मतलब यहाँ पे लिखोगे क्या, μ2/μ1 इनटू इसका राइट साइड वाला पोर्शन ले लो, क्या लिखोगे, μ3/μ2। इसका राइट साइड वाला पोर्शन ले लो, μ1/μ3। इस तरह से सारा पोर्शन ले लिया। अब ये कैंसिल करके देखो, ये μ1 कैंसिल, μ3 कैंसिल, μ2 कैंसिल, मतलब कितना बच गया, 1 बच गया। अल्टीमेटली आपका मीडियम 1 में ये आ गया। तो ये कैंसिल करके ये भी दिख गया कि यहाँ पे 1 में आ गया। और ऐसे भी है कि कुछ और रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे मान लो हमें 2μ3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2μ3 का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी होता है, 1/1 और 2 का पहले 1 से 2 के ले लोगे, फिर 3 और 1 का लोगे, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 से 2 और फिर 3 से 1। तो मतलब अल्टीमेटली ये चला गया पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, और फिर बाद में क्या हुआ, 1 से पहला वाला तीसरे में भी जा रहा है, तो ये तीसरे मीडियम में। इसको और भी इस तरह से लिखा जा सकता है, 1μ3। देखो ये 1μ3 लिख दिया। 1μ3 को कैसे लिखोगे, यहाँ पे देखो, अगर 3μ1 को आपने इस तरह से लिखा है तो 1μ3 को कैसे लिखोगे, तो μ3/μ1 लिखोगे, ऐसा लिखोगे। तो इसका मतलब इसका उल्टा हो गया, तो ये 1μ3, तो ये अगर ऊपर आएगा ना तो ये चेंज हो जाएगा, और नीचे में 1μ2 है तो इसको 1μ2 ही रहने दो, इस तरह से हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे नीचे 3μ1 है लेकिन वो ऊपर जाके वो 1μ3 हो जाएगा, अपोजिट। हाँ, क्योंकि 3μ1 जो है, दिस वन इज इक्वल टू 1/1μ3 होता है ना, ये होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो ऐसा चेंज हो जाएगा। इसलिए बहुत बार जब आपको आता है कि भाई कि गिलास से एयर में, एयर से ग्लास में, इस तरह का कन्वर्जन जब आता है ना, तो इस फॉर्मेट को यूज करना पड़ता है। वहां पे बिना इस तरह के फॉर्मेट के आप अगर चेंज करने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है पता नहीं यार हमने कैसे चेंज करा दिया अचानक टीचर ने। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से गिलास के लिए, है ना। तो यहाँ पे बोलते भी हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला जाएगा। पहले ग्लास को बोलेंगे फिर वाटर को बोलेंगे। तो इसको कैसे, ग्लास से वाटर के लिए, तो ये क्या होता है कि मान लो हमें देखना होता है सबको, हम किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर देख लो, ठीक है। पहले ग्लास का देख लेंगे, पहला वाला काम इसका करेंगे, ग्लास का देखेंगे एयर के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये दोनों के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। अब मान लो जैसे कि मैंने क्या बोला, गिलास के लिए क्या वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, 3/2 की आती है, ठीक है। और वाटर के लिए कितनी आती है, तो वाटर के लिए 4/3 की आती है। तो ये आती है वैल्यू, क्योंकि वाटर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये बुक में भी देखोगे 1.33 लिखा हुआ मिलेगा, और इसके लिए जो वैल्यू होती है ये होता है 1.5 का।
तो ये दोनों वैल्यू आपने रख लिया। तो अब दोनों वैल्यू को आपने रखा तो देखो कैंसिल करो और वैल्यू देखो तो 9/8 की आएगी। सॉल्व करके ये वैल्यू आपकी आएगी 9/8 की, क्योंकि 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 4 जा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/8 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप वाटर से गिलास के लिए अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आप बोलोगे कि जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर कोई पूछे तो आप इसको शॉर्टकट ऐसे भी लिख सकते हो, एयर को नहीं लिखोगे। बहुत बार बुक में क्या होता है, एयर को इग्नोर कर दिया रहता है, आप डायरेक्ट म्यू जी ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू 9/8, तो इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसको कैसे आपने किया, तो आप बोल दोगे सीधा कि भाई ये जो चीज है ना, ये जैसे 1 μ2 इक्वल टू क्या होता है, μ2/μ1 है ना। तो μ2/μ1, तो 1 यहाँ पे क्या है, 1 देखो 1 वाटर है, तो 1 वाटर के लिए स्टैंड हो रहा है, W4 वाटर, और 2 क्या है, 2 गिलास के लिए स्टैंड हो रहा है, तो 2 यहाँ पे गिलास है आपका। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पहले गिलास को लिखा, तो यहाँ गिलास को लिखा पहले, तो इसका मतलब ये पहला वाला आपने गिलास को यूज किया, और दूसरे वाले के लिए किसके लिए यूज किया, वाटर के लिए यूज किया। तो इस तरह से भी आप इसको लिख के दिखा सकते हो। सर इसमें जो ऊपर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर और अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तो सिर्फ हमने सर 9/8 वैल्यू लाने के लिए किया। इसको हम डायरेक्टली म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं वो तो लिख ही सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, जो नीचे कर रहा है। हाँ, यही चीज तो लिखना है, इसी को तो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन करने का मेथड है ये। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चन में वहाँ पे कन्वर्जन का पार्ट आएगा, तो वहाँ पे बिना कन्वर्जन के सॉल्व नहीं होता क्वेश्चन, है ना। अगर ठीक इसी को आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास करोगे तो ये चेंज हो जाएगा, उलट जाएगा, 8/9 हो जाएगा, और दिस इज लेस देन 1 है। तो अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी सॉल्व हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये लेस देन 1 होता है या ग्रेटर देन 1 होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे हो गया। और दूसरा ये भी यहाँ पे आप देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दिस वन इज ग्रेटर देन 1 होता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। और सर ये जो यहाँ पे जो ये किया सर, ऊपर जो टॉप लेफ्ट में येलो से दिख रहा है 3μ1 जो है सर, ये अगर ये 1μ3 होता सर तो इसको इस फॉर्म में लिखना होता जो आगे लिखे हैं, तो फिर कैसे लिखते 1μ3 अगर होता तो 1μ3 है तो इसको ऐसा लिख दो 1/3μ1। फिर ये ऊपर जाके वही 1μ3 हो जाएगा। यस सर, ठीक है। और अगर सर यही जैसे कि 1 की जगह यहाँ पे कोई और नंबर होता, 2 होता या 3 होता, तो 2 नीचे डिनोमिनेटर में आता है, इनटू में। हाँ, आप कन्वर्जन किसी भी तरह से जैसे भी चाहोगे आप यहाँ पे अपने मतलब इसे कन्वर्जन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कन्वर्जन करना ही जरूरी होगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल्स में अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कन्वर्जन जरूरी होगा। सर एक इसका एग्जांपल दिखाते, जैसे कि 4μ3 होता तो अगर, अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगर 4μ3 है तो 3 और 4 की पोजीशन को रेसिप्रोकल करके उल्टा कर दो बस। जैसे तो सर एक मिनट ऊपर जरा स्लाइड करते हैं, सो वही डाउट हो रहा था। तो इस वैल्यू को कैसे लिखोगे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देख समझना, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, कि आप गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो आप देखो इसको 1/, ये तो नीचे ही है वाटर और एयर का, इसको मैं नीचे लेके आऊंगा अगर, तो क्या लिखूंगा, तो 1 इसको लिखेंगे हम लोग म्यू, है ना, म्यू, और एयर को जी ऊपर चला जाएगा, को नीचे कर लेते हैं। तो अब ये फॉर्मूला हो गया ना हमारा। हाँ यस सर, अभी क्लियर हो गया। क्रिटिकल एंगल, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, तो जैसे मान लो टेंसर से रेयर में जा रही है, जैसे ये 2 सेपरेटिंग मीडियम है, ये टेंसर मीडियम है पहला वाला जिससे लाइट जा रही है, ये पहला वाला है टेंसर, और पहले वाले से टेंसर से रेयरर मीडियम में जब जाती है तो वो 90 डिग्री का है
ये बना देती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री बना देती है, तो उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये जो है कब, जब पहला डेंसर हो और दूसरा मीडियम हमारा रेयरर हो, पहला मीडियम हमारा डेंसर और दूसरा रेयर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसको मान लो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, हाँ, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना। तो सर जब क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए पूछेगा, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस हमको फाइंड करना होगा। हाँ, मतलब मान लो कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है, मतलब ए मीडियम, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास क्या कर रहा है कि मीडियम, एक मीडियम आप ए ले रहे हो, यहाँ पे देखो ए मीडियम की बात कर रहा है, और दूसरा मीडियम हमारे पास जो है वो बी मीडियम है। मान लो दूसरा मीडियम, एक मीडियम ए है, लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडियम ए एंड बी विथ स्पीड इतना एंड इतना, है ना। तो किसमें स्पीड ज्यादा है, तो स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला जो मीडियम है इसमें स्पीड ज्यादा है आपकी, है ना। तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम रहा होगा, डेंसर मीडियम ए वाला मीडियम ये रहा होगा आपका, और बी वाला मीडियम ये वाला रहा होगा। तो इस तरह से मीडियम हमने देख लिया। अब ये 90 डिग्री बना रहा है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे, तो देखिए, तो मैंने जैसे बताया कि लाइट क्या होता है, डेंसर मीडियम में स्लो ट्रेवल करता है और रेयर मीडियम में फास्ट ट्रेवल करता है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ देखना पड़ेगा B विथ रिस्पेक्ट टू A। क्या देखना पड़ेगा हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B, है ना, B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये देखना पड़ेगा हमें। तो इसको कैसे देखोगे, अभी फॉर्मूला हमने देखा था, इसका मतलब हमें दो की स्पीड तो दी हुई है ना, BA और BB की। तो जैसे हमने इससे इसमें चीज पूछना है, क्यों सर B विथ रिस्पेक्ट टू A क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या देखा कि A कर रहे हैं B विथ रिस्पेक्ट टू A? इसी तरह का कि 1 2 ऐसा करके देखा था ना, तो हमने क्या बोला था, मीडियम 2 विथ 1 ऐसे लिखते थे ना। और फॉर्मूला हमने इसके अलावा क्या फॉर्मूला देखा था, तो सारा फॉर्मूला हमने V1 बाय V2 इस तरह से लिखा था ना हमने सब कुछ। सो वो तो क्लियर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा क्यों करा सर हमने? क्या मतलब, इसको लिखते कैसे हो, ये देखो ना, आप कहाँ से कहाँ, किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहे हो, ए से बी में जा रहे हो ना। अच्छा हाँ, जिससे जिस पे जाते हैं उसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, वही पूछ रहा था सर। जा रहे हैं बी वाले में, बिल्कुल सही बात, बी वाले में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, तो ए से जा रहे हैं। यस सर, क्लियर है, ठीक है। वही पूछा सर कि उसका रीजन क्या है ए टू बी लिखने का। हाँ, अब इसी को, ये जो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये किसके, ये यही बता रहा है साइन सी, ठीक है ना, ये बता रहा है साइन सी, VA बाय VB जो है वो साइन सी के इक्वल है। अब देखो यहाँ पे बड़ा काम आसान हो गया आपका, VA कितना दिया हुआ है, तो आप देखो ये आपके एक मीडियम के लिए स्पीड दी हुई है, ये VA है, ठीक है, VA इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁸, और ये कितना है, ये VB है। तो आप यहाँ पे सबका रेशियो सेट कर दोगे, देखो मैं यहाँ पे रेशियो करता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ VA अपॉन VB इक्वल टू, VA की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 1.8 इंटू 10⁸, अपॉन VB की वैल्यू भी यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2.4 इंटू 10⁸, ठीक है, इक्वल टू, सर तो 0.75 आ जाएगा ये वैल्यू। कैंसिल कर दो, ये डेसिमल हटा दो, 6 से कैंसिल करो, 6 3 जा 8, 6 4 जा 24, मतलब 3/4 है ना, 3/4। यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने किसके इक्वल बताया था, साइन सी के इक्वल बताया था, ये किसके इक्वल है, साइन सी के इक्वल है। तो C इक्वल टू कितना होगा, C इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 3/4। 4/, सर वो भी तो इनवर्स हो जाएगा ना। नहीं, ये रिवर्स नहीं होगा, साइन को सिर्फ उठा के हम यहाँ पे लेके आए ना, तो हमारा D वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे साइन इनवर्स क्या है 3/4 ना, ये तो 10 है, ये साइन इनवर्स 3/4, ये D वाला ऑप्शन सही होगा। सर इधर VA अपॉन VB इक्वल्स टू साइन C, साइन C कहाँ से आ गया अचानक से, ये नहीं समझ आया सर। ये एंगल हम सिर्फ 90 डिग्री के लिए इसको हम साइन C लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल का रिप्रेजेंटेशन है। आप देखो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का रिप्रेजेंटेशन है साइन C, साइन I, बात समझना, साइन I अपॉन साइन R लिखते हो ना। यस सर। तो R कितना है, 90 डिग्री है ना,
तो तो साइन शायद आर 90 डिग्री है। आई अपॉन साइन 90 डिग्री लिखोगे ना, और आई मतलब यहाँ पे साइन आई लिखें या आई सी लिख दें, या फिर बहुत सारा बुक साइन सी लिख देता है, साइन सी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, यस सर। तो ये कितना बच गया, सिर्फ साइन सी बच गया ना यहाँ पे। दो अलग अलग मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ जो आपने लगाया साइन आई बाय साइन आर, है ना, वो किसके किसके इक्वल है। देखो अब ये फॉर्मूला पूरा का पूरा किसके इक्वल है, आप फॉर्मूला देखोगे तो आप कहोगे जी हाँ फॉर्मूला तो बिल्कुल सही वही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो साइन आई बाय साइन आर, बिल्कुल ठीक। ए से बी में जा रहा है तो म्यू रिप्रेजेंटेशन ए बी की है, और स्पीड ए से बी के लिए वी ए बाय वी बी, है ना। और जब मैंने आई और आर का फॉर्मूला इसमें वैल्यू रखा, आर की जगह पे साइन 90 डिग्री रख दिया मैंने, तो साइन 90 की जगह पर साइन 90 जैसे ही रखा तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो सिर्फ बच गया हमारे पास साइन आई। आई मतलब जो क्रिटिकल एंगल है, इसलिए इसका रिप्रेजेंटेशन सी से होता है, तो साइन सी। यस सर, क्लियर है ये।